32.1 परिचय। 20वीं सदी के मध्य के बाद से सामाजिक आंदोलन समाज के हाशिए पर होने से हटकर इसके केंद्र में आ गए हैं। 1950 के दशक के बाद से संगठित सामूहिक क्रियाओं के नए रूपों के उद्भव ने सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में नए आयाम जोड़े हैं। यह अध्याय इन नए सामाजिक आंदोलनों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएगा, उनकी नई विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा और उन्हें पुराने सामाजिक आंदोलनों से अलग करेगा। हम इन भेदों की वैधता की भी आलोचनात्मक जांच करेंगे। विद्वानों ने इन आंदोलनों की नई पहचान और स्वायत्तता पर जोर दिया है और हम इन मुद्दों की भी जांच करेंगे। 32.2 नए सामाजिक आंदोलन। पृष्ठभूमि। पिछले 5 दशकों में, विशेष रूप से 1950 और 1960 के दशक में काले नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद, 1960 और 1970 के दशक में छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन, परमाणु विरोधी विरोध, समलैंगिक अधिकार, पशु अधिकार और अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद, सामाजिक आंदोलन हुए हैं। फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र बने। सामाजिक वैज्ञानिकों ने सामाजिक आंदोलनों को आलोचनात्मक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से फिर से परिभाषित करने, पारंपरिक विश्लेषण योजनाओं पर सवाल उठाने और नए संदर्भों और सीमांत मुद्दों पर जोर देने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। सामूहिक कार्रवाई के नए रूपों के उद्भव ने, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग करके इन घटनाओं की संकल्पना करने की कोशिश कर रहे सामाजिक आंदोलन सिद्धांतकारों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। 1950 के दशक से पहले श्रमिक, किसान, आदिवासी, जाति, नस्ल या जातीय आंदोलनों जैसे सामाजिक आंदोलनों को ज्यादातर वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी ढांचे और सामाजिक व्यवस्था की खराबी के कार्यात्मक ढांचे के भीतर समझाया गया था। हालांकि इन आंदोलनों के प्रसार ने इन दृष्टिकोणों की नियतिवादी प्रकृति को उजागर किया। इन सम्मेलनों में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण मुख्य रूप से विचारधारा और संगठनात्मक अभिविन्यास के संदर्भ में किया गया। मार्क्सवादी विद्वानों ने सामूहिक लामबंदी के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में वर्ग विचारधारा पर जोर दिया, जो उत्पादन के साधनों पर असमान नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे सामाजिक संघर्ष होता है। दूसरी ओर, प्रकार्यवादियों ने सामाजिक आंदोलनों को संगठन में संभावित व्यवधान के रूप में देखा, उन्हें समाज के निष्क्रिय पहलुओं पर विचार किया और सामाजिक आंदोलनों को हाशिए पर रखकर कार्यात्मक सैद्धांतिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखा। मार्क्सवादी और प्रकार्यवादी दोनों दृष्टिकोणों ने सामाजिक आंदोलनों के लिए एकलक्रम स्पष्टीकरण प्रदान किया। हालांकि 1950 और 1960 के दशक में इन आंदोलनों के प्रसार ने नए रुझानों के कारण नए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की मांग की। अधिकांश पुराने आंदोलनों का लक्ष्य भौतिकवादी लक्ष्य थे, जबकि नए सामाजिक आंदोलन गैर भौतिकवादी हैं। इसमें बहुवचन और विविध सामूहिक लामबंदी शामिल है और उन मुद्दों को संबोधित करते हैं जो राज्य, वर्ग, समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। हम अगले भाग में सामाजिक आंदोलनों के इन पहलुओं पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। 32.3 नए सामाजिक आंदोलन, अवधारणाएं और विशेषताएं। विचारधारा या तर्कसंगत रूप से संगठित हित समूहों के पारंपरिक प्रतिमानों के भीतर सामूहिक कार्रवाई के सभी नए रूपों के सार की अवधारणा बनाना मुश्किल हो गया है। ये नए सामाजिक आंदोलन अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अहिंसक, व्यावहारिक, गैर एकीकृत, गैर पदानुक्रमित, गैर असब्रन, क्रॉस क्लास, क्रॉस विचारधारा और क्रॉसेज हैं। हेगेडस, 1990, 63। लाराना, जॉनस्टन और गुएसफील्ड, 1994, नए सामाजिक आंदोलनों का अंतरसांस्कृतिक रूप से विश्लेषण करने और उन्हें पिछले वर्ग आधारित आंदोलनों के साथ तुलना करने का सुझाव देते हैं। वे नए सामाजिक आंदोलनों की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान करते हैं। प्रतिभागियों की अक्सर अलग अलग सामाजिक स्थितियां होती हैं, जैसे कि युवा, छात्र,
महिलाएं या अल्पसंख्यक और पेशेवर समूह। ख वैचारिक रूप से ये आंदोलन मजदूर वर्ग की विचारधारा की मार्क्सवादी अवधारणा से बिल्कुल विपरीत है। उन्हें रूढ़िवादी या उदारवादी, दाएं या बाएं, पूंजीवादी या समाजवादी, बहुलवादी विचारों और मूल्यों का प्रदर्शन करने वाले के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है। ग लामबंदी आर्थिक मुद्दों की तुलना में प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक पहचान से अधिक जुड़ी हुई है। घ इन आंदोलनों के भीतर की कार्रवाइयां सामूहिक और व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि को मिश्रित करती हैं, जिससे व्यक्ति और सामूहिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इन आंदोलनों में मानव जीवन के व्यक्तिगत और अंतरंग पहलू शामिल हैं, जैसे कि खाना, कपड़े पहनना, आनंद लेना और प्यार करने की आदतें और पैटर्न। च अहिंसा और सविनय अवज्ञा आचरण के प्रमुख मानदंडों को चुनौती देने के प्रमुख पैटर्न हैं। छ ये आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक भागीदारी चैनलों की विश्वसनीयता संकट के कारण फैलते हैं। ज नए सामाजिक आंदोलन खंडित, फैले हुए और विकेंद्रीकृत हैं। उक्त 6 से 15। एलन स्कॉट इन आंदोलनों की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं की पहचान करते हैं। क वे मुख्य रूप से सामाजिक हैं। सत्ता पर कब्जा करने जैसे राजनीतिक मुद्दों की तुलना में सांस्कृतिक क्षेत्रों और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर नागरिक समाज की लामबंदी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। बी वे नागरिक समाज के भीतर स्थित हैं और राज्य को सीधे चुनौती देने के बारे में कम चिंतित हैं, बजाय इसके कि वे तेजी से बढ़ते तकनीकी लोकतांत्रिक राज्य या तकनीकी उपसंरचना द्वारा सामाजिक आंतरिक उपनिवेशीकरण के अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक समाज की रक्षा करते हैं। ग इन आंदोलनों का उद्देश्य सांस्कृतिक नवाचारों और नई जीवन शैली निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूल्य परिवर्तन और वैकल्पिक जीवन शैली विकसित करना है। वे पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देते हैं, प्रतीकों और पहचानों को महत्व के स्रोत के रूप में महत्व देते हैं। स्कॉट द्वारा संक्षेपित नए सामाजिक आंदोलनों के संगठन की मुख्य विशेषताएं हैं। आय स्थानीय रूप से आधारित या छोटे समूहों पर केंद्रित। 2 विशिष्ट, अक्सर स्थानीय, एकल मुद्दों के आसपास संगठित। 3 गतिविधि और गतिशीलता के चक्र, उच्च और निम्न गतिविधि अवधि के बीच उतार चढ़ाव। 4 प्राधिकार की प्रायः ढीली प्रणालियाँ। सदस्यता स्थानांतरित करना। 6 संदर्भ के वैचारिक ढांचे के रूप में एक सामान्य सामाजिक आलोचना। 32.4 पुराने को नए से अलग करना। नए सामाजिक आंदोलनों को पुराने से अलग करने के लिए संगठनात्मक संरचना का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है। इसमें ढीले से लेकर सख्त संगठन तक की सीमा होती है और समय के साथ आंदोलन अधिक औपचारिक और श्रेणीबद्ध हो सकते हैं। स्कॉट 1990 के अनुसार नए और पुराने सामाजिक आंदोलनों के बीच महत्वपूर्ण निरंतरताएं हैं। उनका तर्क है कि यह दावा कि नए आंदोलनों को पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग समझा जाना चाहिए, केवल अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसके बजाय अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से विशिष्टता की पहचान की जानी चाहिए। पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर के बावजूद हम समाज की आलोचना विकसित करने में सामाजिक आंदोलनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं की पहचान कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जैसे जैसे राज्य अधिक तकनीकी और शक्तिशाली होता जा रहा है, असंतोष व्यक्त करने वाले व्यक्तिगत नागरिकों की आवाजें और विचार अक्सर अनसुने हो जाते हैं। उन देशों में जहां राज्य आबादी के प्रमुख वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और भ्रष्ट आचरण में संलग्न है, हाशिए पर रहने वाले लोगों को अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी होती है। सामाजिक आंदोलन समाज की आलोचना करने और संस्थागत व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे तंत्र, सामूहिक सक्रियता और नेतृत्व प्रदान करते हैं
जो मौजूदा संरचना के भीतर सामाजिक आलोचना और परिवर्तनकारी राजनीति विकसित करने के लिए जगह बनाते हैं। वे एक उदार लोकतंत्र में प्रहरी के रूप में कार्य करने वाले प्रतिनिधि नागरिक निकायों के साथ एक बहुल सामाजिक संरचना के उद्भव को भी सक्षम बनाते हैं। इस आलोचना के माध्यम से सामाजिक आंदोलन एक नई सामूहिक पहचान का निर्माण करते हैं। आयरमैन और जेमिसन 1991 सामाजिक आंदोलनों को उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति नई सामाजिक पहचान बनाते हैं। वे संपूर्ण सामाजिक जीवन को क्रिया और निर्माण के संयोजन के रूप में देखते हैं, जो इसमें शामिल अभिनेताओं के संदर्भ और समझ से अर्थ निकालते हैं। वे मानव क्रिया में चेतना और अनुभूति की रचनात्मक भूमिका पर जोर देते हैं, जिसे वे संज्ञानात्मक अभ्यास कहते हैं, जो व्यक्तियों को एक सामाजिक आंदोलन में बदल देता है। यह संज्ञानात्मक अभ्यास सामाजिक आंदोलनों को विशेष अर्थ और चेतना प्रदान करता है। 32.5 नए सामाजिक आंदोलन और नई पहचान की खोज। पिछली इकाई में हमने सामाजिक आंदोलनों में पहचान निर्माण के महत्व पर चर्चा की, जो आंदोलन के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एकजुटता, हम की भावना और एक समूह से जुड़े होने की भावना प्रदान करता है। यह न केवल समूह के सदस्यों के बीच संबंध विकसित करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ता है। सामूहिक पहचान निर्माण की प्रक्रिया पुरानी पहचानों को फिर से परिभाषित करती है और नए दृष्टिकोणों के साथ नई पहचानें उत्पन्न करती है। हाल के दशकों में 1960 के दशक के बाद से उभर रहे सामाजिक आंदोलनों में नएपन की पहचान करने के प्रयासों ने सामाजिक आंदोलनों में पहचान पर नए सिरे से विचार किया है। संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण में सामूहिक पहचान का वर्णन करने में जनजाति, जाति, नस्ल और उम्र जैसी अनुभवजन्य श्रेणियों को प्रमुखता मिलती है। मार्क्सवादी विश्लेषण में आर्थिक स्थिति सामूहिकताओं को वर्ग के रूप में परिभाषित करती है, जो सामाजिक पहचान को वर्ग पहचान में बदल देती है, जो स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग में बदल जाती है। हालांकि 1960 के दशक के उत्तरार्ध से विशेष रूप से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में छात्र, ग्रीन पीस, ब्लैक सिविल राइट्स और महिला आंदोलनों जैसे आंदोलनों के बाद इन आंदोलनों में नई सामूहिक पहचान निर्माण प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया है। यह महसूस किया गया है कि मूल्य, संस्कृति, व्यक्तिपरकता, नैतिकता और सशक्तिकरण नई सामूहिक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, बर्टॉक्स 1990 का सुझाव है कि व्यक्तिपरकता और आदर्शवाद सामाजिक आंदोलनों के आवश्यक तत्व हैं। उनका तर्क है कि व्यक्तिपरकता कार्रवाई को समझने के लिए केंद्रीय है, खासकर सामाजिक आंदोलनों में जहां कार्रवाई नवीन और जोखिम भरी है। व्यक्तिपरकता व्यक्ति की समग्रता को संदर्भित करती है, जबकि दृष्टिकोण या मूल्य व्यक्तित्व के केवल एक अंश को दर्शाते हैं। जब कोई नया आंदोलन जन्म लेता है तो सामूहिक व्यक्तिपरकता में सामाजिक जीवन के ताने-बाने में भारी बदलाव शामिल होता है। आदर्शवाद सामाजिक आंदोलनों को संचालित करता है, जो स्वार्थ के बजाय मजबूत नैतिक भावनाओं से प्रेरित होता है। सामाजिक आंदोलन सामूहिक पहचान और नए विचारों की भावना उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जो वास्तविकता को उसके संदर्भ, संस्कृति, ऐतिहासिकता और समूह विशिष्टता में पहचानते हैं। मेलुची किसी स्थिति की निर्मित और बातचीत की गई परिभाषा के रूप में सामूहिक पहचान निर्माण पर जोर देता है, विशिष्ट अर्थ प्रदान करने के लिए समूह के सदस्यों को सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से जोड़ता है। इस पहचान की रक्षा में सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए कल्पना की गई नई सामाजिक पहचान के आसपास सामाजिक आंदोलन बढ़ते हैं। आयरमैन और जेमिसन इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक आंदोलन चेतना को व्यक्त करके नए विचारों को उत्पन्न करने, नए अभिनेताओं को सक्रिय करने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक स्थान प्रदान करते हैं।
यह संज्ञानात्मक अभ्यास नई सामाजिक छवियों और सामाजिक पहचान के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हेगेडस 1990 का कहना है कि सामाजिक आंदोलनों में विवेक, भावना, जिम्मेदारी, इरादे, प्रतिबिंब और करुणा मूल रूप से नैतिक, वैश्विक और व्यक्तिगत पर आधारित कार्य शामिल होते हैं। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन महिलाओं, पर्यावरणविदों, छात्रों, किसानों और श्रमिकों जैसे विभिन्न समूहों की सामूहिक पहचान के आसपास तैयार किए जाते हैं, जो सामान्य पहचान और हितों पर संगठित होते हैं। एलन स्कॉट 1991 कहते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन में अभिनेता की सामूहिक पहचान उनकी सामाजिक स्थिति की समझ से जुड़ी होती है। एक सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक अभिनेता है जो समान हितों और उनके सामाजिक अस्तित्व के कुछ हिस्से के लिए एक समान पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा गठित होता है। पहचान का परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन न केवल नई सामूहिक पहचान उत्पन्न करने में मदद करते हैं, बल्कि सामाजिक पहचान के परिवर्तन के लिए एक व्यापक क्षेत्र भी प्रदान करते हैं। सार्त्र भीड़ की सामान्य स्थिति को सीरी कहते हैं, जो अलग-थलग देखे जाने वाले परमाणुकृत व्यक्तियों को संदर्भित करता है। जब निराशा बढ़ती है, तो एक छोटी सी घटना सीरी से ग्रुप इन्फ्यूजन में बदलाव ला सकती है, जिससे व्यक्ति निष्क्रिय वस्तुओं से सक्रिय विषयों में बदल सकते हैं। नए सामाजिक आंदोलन ऐसे परिवर्तनों के लिए मंच प्रदान करते हैं। मार्क्सवादी विश्लेषण में सामूहिक पहचान में परिवर्तन को वर्ग पहचान के स्वयं वर्ग से स्वयं वर्ग में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। यह सादृश्य सामाजिक पहचान परिवर्तन को केवल वर्ग पहचान के संदर्भ में देखता है। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में पुरानी पहचानों से नई पहचानें उभर सकती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में किसानों की निरंतर लामबंदी ने इन किसान समाजों में लिंग, जातीयता और जाति की पहचान जैसी नई पहचानों को जन्म दिया है। 32.6 नई पहचान की स्वायत्तता। क्या सामूहिक कार्रवाई से बनी नई पहचान आंदोलन की विचारधारा और संगठन से स्वायत्त हो सकती है? विद्वान नए सामाजिक आंदोलन की विचारधारा को स्वतंत्रता और जीवन से जोड़ते हैं, जिससे स्वायत्तता की धारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मुद्दे के कई आयाम हैं। व्यक्तिगत स्वायत्तता। महिला आंदोलन में चेतना बढ़ाने जैसी प्रथाओं का उद्देश्य व्यक्तिगत महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत और वैचारिक बाधाओं से मुक्त करना, उनके जीवन इतिहास का पुनर्निर्माण करना और महिलाओं के रूप में उनकी संभावित शक्ति पर जोर देते हुए उन्हें व्यक्तिगत उत्पीड़न के बारे में जागरूक करना है। व्यक्तिगत और समूह स्वायत्तता का विस्तार। इन आंदोलनों के संकीर्ण रूप से परिभाषित राजनीतिक उद्देश्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को चुनौती देकर व्यक्तिगत और समूह स्वायत्तता का विस्तार करते हैं। उदाहरण के लिए, मांग पर मुफ्त गर्भपात के तर्क से महिलाओं की अपने शरीर के बारे में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, और काम पर लिंग या नस्लीय भेदभाव को हटाने से समूह के सदस्यों के लिए स्वतंत्रता की सीमा बढ़ जाती है। स्वायत्तता संघर्ष। नए सामाजिक आंदोलनों का स्वायत्तता संघर्ष मांग करता है कि इन आंदोलनों के प्रतिनिधियों को अन्य आंदोलनों के हस्तक्षेप के बिना और अपनी मांगों को बाहरी प्राथमिकताओं के अधीन किए बिना अपनी लड़ाई लड़ने की अनुमति दी जाए। स्वायत्तता के ये पहलू आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि नए सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना केवल स्वायत्तता के संदर्भ में करना भ्रमित करने वाला हो सकता है। व्यक्तिगत और राजनीतिक के बीच अंतर स्पष्ट नहीं है। व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता के मुद्दे राजनीतिक प्रकृति के हैं। यह धारणा कि नए सामाजिक आंदोलन राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र हैं और केवल सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित है, मान्य नहीं है। कई नए सामाजिक आंदोलन राजनीतिक प्रश्नों को संबोधित करते हैं, जैसे कि नागरिकों के अधिकार, प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकार आंदोलन, जो राजनीतिक और कानूनी संस्थानों की ओर उन्मुख है। इस प्रकार
स्वायत्तता के मुद्दे पर अध्ययन के तहत सामाजिक आंदोलन के विशिष्ट संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। 32.7 नए सामाजिक आंदोलन और वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध। निचले पदों पर बैठे लोग पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हैं। सिस्टम पर कुछ नियंत्रण हासिल करने के लिए वे अक्सर अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करते हैं। गिडेंस 1982। इसलिए उनका अनुपालन प्रतिरोध की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्रभावी ढंग से विरोध करने के साधनों की कमी के कारण है। मान 1985। इसलिए सत्ता संरचना पर हमेशा विवाद होता रहता है। वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध और संघर्ष के विभिन्न रूप रहे हैं। जेसी स्कॉट ने कहा कि वर्चस्व की बड़े पैमाने की संरचनाओं के भीतर भी अधीनस्थों का प्रमुख के तत्काल नियंत्रण के बाहर एक महत्वपूर्ण सामाजिक अस्तित्व होता है। यह इन स्थानों में है कि वर्चस्व की एक साझा आलोचना विकसित होती है, अक्सर अफवाहों, गपशप, लोक कथाओं, गीतों, इशारों, चुटकुलों और शक्तिहीनों के रंगमंच के माध्यम से व्यक्त, छिपी प्रतिलेख के माध्यम से। स्कॉट 1998। आइए जानें कि भारत में वर्चस्व के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में नई सामूहिक पहचान कैसे उभरी है। नई सामूहिक पहचान। पहचान सामाजिक रूप से निर्मित होती है। यह हमारे बारे में लगातार बदलता विवरण है। हॉल 1990। पहचान विकल्पों और कारणों के आधार पर बनती है। पहचान में बहुलता, विकल्प और तर्क को नकारने से दमन हो सकता है। सेन 1999। 22। पहचान स्वयं मान्यता प्राप्त होती है और सामाजिक संबंधों में भूमिकाओं और पदों से जुड़ी होती है। किसी दी गई पहचान को विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है, जो समसामयिक विषयों की कई पहचानों को दर्शाती है। स्ट्राइकर 1990। 873 से 74। पहचान के निर्माण में सामाजिक सीमाएं बनाना शामिल है, जिसमें शामिल करना और बाहर करना शामिल है। सेरुट्टी 2001। चूंकि सामूहिक पहचान सामाजिक रूप से निर्मित होती है, इसलिए सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से इसका लगातार पुनर्निर्माण किया जाता है। ये आंदोलन नई सामूहिक पहचान उत्पन्न करने और बदलने में मदद करते हैं। जमीनी स्तर की लामबंदी ने लिंग, जाति, किसान, नागरिक और जातीय पहचान को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में किसान कामतापुरी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में अरक विरोधी आंदोलन, मादिगा और थुडुम देब्बा आंदोलन, तेलंगाना राज्य आंदोलन और विभिन्न किसान आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। उत्तरी बंगाल में कामतापुर आंदोलन राजबंशी, एक अनुसूचित जाति, के लिए क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और जातीय स्वायत्तता की मांग करता है। यह आंदोलन 6 जिलों सहित एक अलग राज्य की मांग करता है: कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा। इसकी शुरुआत 1980 में उत्तराखंड दल के गठन के साथ हुई और कामतापुर पीपुल्स पार्टी (केपीपी) के तहत इसे गति मिली। राजबंशी कोलकाता केंद्रित प्रशासन पर उपेक्षा और वर्चस्व का आरोप लगाते हुए सांस्कृतिक और भाषाई शरण और आर्थिक हाशिए पर जाने का विरोध करते हैं। कामतापुरी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (केएलओ) नामक एक चरमपंथी समूह उभरा है, जो वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहा है। बेरोजगार युवा और स्कूल छोड़ने वाले छात्र विशेष रूप से मुखर समर्थक हैं। नक्सलबाड़ी के एक युवक ने स्थानीय व्यवसायों और सरकारी नौकरियों के मालिक बाहरी लोगों द्वारा आर्थिक अभाव और सांस्कृतिक अपमान पर निराशा व्यक्त की। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य आंदोलन का एक लंबा इतिहास है, लेकिन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) के गठन और उसकी चुनावी सफलता के साथ इसमें गति आई। मुद्दों में आंध्र द्वारा आर्थिक शोषण, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व, और तेलंगाना में लगातार कृषि पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा शामिल हैं।
तेलंगाना के संसाधनों के दोहन से राज्य के अन्य हिस्सों को लाभ होता है, साथ ही आंध्र के शासकों से सांस्कृतिक तिरस्कार भी होता है। जाधव 1997। आंध्र प्रदेश में मादिगा आरक्षण पोराटा समिति और थुदुम देब्बा आंदोलन उचित आरक्षण लाभ सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक उन्नति के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में फिर से वर्गीकृत करने की मांग करते हैं। आंदोलनों में कपास उत्पादकों के आत्महत्या विरोधी प्रदर्शन और किसान महिलाओं के नेतृत्व में अरक विरोधी आंदोलन भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, राजीवम्मा, एक महिला सरपंच, ने तानाशाही विरोधी मडिगा आरक्षण और तेलंगाना राज्य सहित कई आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक किसान महिला का जीवन संघर्ष से भरा है। वामपंथी राजनीतिक दलों ने किसानों के बीच अपने लिए वर्ग की पहचान को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन चुनावी राजनीति के लिए जमींदारों के साथ गठबंधन ने वर्ग आधारित राजनीति को नष्ट कर दिया है। भट्टाचार्य 1999। परिणामस्वरूप पारंपरिक वर्ग आधारित समूहों के साथ साथ जाति, लिंग, जातीयता और धर्म जैसे नए कारक उभरे हैं। वेबस्टर 1999। पहचान की स्वायत्तता। किसान आंदोलन कट्टरता से संस्थागतकरण की ओर, पुराने से नए सामाजिक आंदोलनों की ओर बढ़ रहे हैं। नए सामाजिक आंदोलन आवश्यक रूप से प्रतिभागियों की संरचनात्मक भूमिकाओं से संबंधित नहीं हैं, वर्ग संरचनाओं से परे हैं, बहुवचन विचारों और मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं और नई सामूहिक पहचान बनाते हैं। ये विशेषताएं पिछले आंदोलनों से जुड़ी हैं, लेकिन अभिव्यक्ति, लक्ष्य और लामबंदी रणनीतियों में भिन्न हैं। नए सामाजिक आंदोलन नागरिक समाज में कई पहचानों के साथ स्थानीय पहल पर आधारित है, जो एकजुटता, आपसी समझ और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देते हैं। शूरमैन 1993, 189। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में राजनीतिक शक्ति के माध्यम से सर्वहारा मुक्ति की वकालत करने वाले पुराने जन आंदोलन विचारों, मूल्यों और सामूहिक कार्यों की बहुलता को दर्शाते हुए कई पहचान वाले स्थानीय आंदोलनों में विकसित हुए हैं। लिंग, जाति, क्षेत्र और जातीयता जैसी नई सामूहिक पहचानें अक्सर पारंपरिक वर्ग आधारित आंदोलनों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। हालांकि केवल नए सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से नई पहचान की स्वायत्तता का वर्णन करना समस्याग्रस्त है, क्योंकि इसमें राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। किसानों के रोजमर्रा के संघर्ष और सामूहिक कार्रवाइयां उन्हें अपनी पहचान की रक्षा करने और वर्चस्व के खिलाफ प्रतिरोध रणनीति विकसित करने में मदद करती हैं। यह प्रतिरोध वर्चस्व के खिलाफ किसान प्रथा का आधार बनता है, जो अभिव्यक्ति के वैकल्पिक साधन प्रदान करता है। नए सामाजिक आंदोलनों में स्वायत्तता व्यक्तिगत और समूह स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप के बिना संघर्ष के माध्यम से व्यक्त की जाती है। स्कॉट 1990। सबाल्टर्न अध्ययन किसान संघर्ष की स्वायत्तता को स्थानीय अभिव्यक्तियों के संदर्भ में देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान अधीनस्थों के पास विद्रोह, दंगों और लोकप्रिय आंदोलनों के माध्यम से व्यक्त विचार और कार्रवाई के स्वायत्त तरीके थे, जिन्हें किसान व्यवहार के रूप में देखा जाता था। गुहा 1983। सुमित सरकार ने कहा कि स्वतःस्फूर्त अशांति जैसे लूटपाट, आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन अक्सर स्वायत्त और मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलनों से बाहर रहते हैं। सरकार 1985-51 से 62। पार्थ चटर्जी का तर्क है कि प्रभुत्व अधीनस्थों की स्वायत्तता को समाप्त नहीं करता है, क्योंकि वे अपनी पहचान बरकरार रखते हैं। चटर्जी 1998, 166। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसान समाजों में नई पहचान पारंपरिक वर्ग विमर्श की सीमाओं से स्वायत्त है। इन अनेक पहचानों ने कभी कभी व्यापक समाज के संगठनात्मक संबंधों और विचारधाराओं का उपयोग करते हुए समावेशन और बहिष्करण सीमाओं को परिभाषित किया है।
जातीय आंदोलनों, आरक्षण आंदोलनों और नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय संगठन बनाए हैं। गैर सरकारी संगठन उभरे हैं जो सशक्तिकरण के साथ विकास के सामाजिक विकास विमर्श से जुड़े हैं। जमीनी स्तर पर दलित और महिला आंदोलनों का पुनरुत्थान व्यापक पहचान के दावों से जुड़ता है। ये पहचान और संबंध अचानक या बाहरी रूप से थोपे गए नहीं हैं, बल्कि किसानों के रोजमर्रा के अनुभवों से उभरते हैं। निरंतर लामबंदी ने उत्पीड़न के विभिन्न आधारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, जिससे किसानों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपना प्रतिरोध व्यक्त करने और जरूरत पड़ने पर पहचान का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया है। बाहरी एजेंसी संपर्क बाद में बड़ी दुनिया के साथ बढ़ती बातचीत के माध्यम से विकसित होते हैं। वारंगल के एक अनुसूचित जाति नेता पुल्ला रवींद्रन याद करते हैं कि वे शोषण और भेदभाव के अपने कई स्रोतों से अवगत होने के कारण हर संभव तरीके से उत्पीड़न का विरोध करते हैं। किसान आंदोलनों में कट्टरपंथी से अधिक संगठित होने और उनकी निरंतर गतिविधि में बदलाव के बावजूद किसान अभी भी हाशिए पर हैं। भले ही उनकी पहचान विकसित हो गई है, फिर भी उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राजनीतिक लामबंदी और सक्रियता का उपयोग करते हैं। कभी-कभी उन्हें अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख संरचनाओं के साथ समझौता करना पड़ता है। इस स्थिति में नियमित सामूहिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी, भले ही यह उनके वर्चस्व को मजबूत करती हो, उनके तर्कसंगत निर्णय लेने का परिणाम है। निरंतर लामबंदी के माध्यम से किसान अपने हितों को व्यक्त करने और निर्भरता और वर्चस्व से मुक्त होने के उद्देश्य से नई पहचान बनाने के लिए जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। ये नई पहचानें उन्हें वर्चस्व के खिलाफ अपने कार्यों को वैध बनाने में मदद करती हैं। 32.8 निष्कर्ष। इस इकाई में हमने पश्चिम में नए सामाजिक आंदोलनों के उद्भव की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच की है। विद्वानों ने इन सामाजिक घटनाओं की कई नई विशेषताओं की पहचान की है, जिन पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाला है। नए और पुराने सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर पर भी चर्चा की गई है। नई सामूहिक पहचानों का निर्माण और उनकी स्वायत्तता सामाजिक आंदोलन अनुसंधान में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इन मुद्दों को यहाँ संबोधित किया गया है। अंतिम खंड में हमने पता लगाया है कि सामाजिक आंदोलनों के परिवर्तन के साथ नई सामूहिक पहचानें कैसे उभरती हैं। हमने इन नए सामाजिक आंदोलनों के भीतर वर्चस्व के खिलाफ प्रतिरोध भाषा के विकास पर भी चर्चा की है।